पृथ्वी के काफी करीब मिला है एक विशालकाय ब्लैक होल और वैज्ञानिकों को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया था। दरअसल ये ब्लैक होल कोई भी लाइट एमिट नहीं करता और ना ही इसे विजुअली देखा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढा कैसे? एंड ऑल्सो क्या ये हमारी धरती के लिए किसी तरह का खतरा है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1964 में जब दो गाइगर काउंटर्स यानी ऐसे डिवाइसेस जो आयोनाइजिंग रेडिएशन डिटेक्ट कर पाते हैं उन्हें एक सब ऑर्बिटल रॉकेट में बांधकर अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल डिटेक्ट किया था जो ट्रेस करने पर एक ऐसे ब्लू सुपर जायंट स्टार की तरफ जा रहा था जो धरती से करीब 7200 लाइट ईयर्स दूर था। बट दैट वाज नॉट इट। वो सुपर जायंट स्टार को कंटेन करने वाले सिस्टम में ना एक और सोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग एक्स रेज रेडिएट हो रही थी, जिसके स्केल की एक्स रेज उस वक्त तक पाए गए किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट द्वारा रेडिएट नहीं करी जा सकती थी सिवाय एक हाइपोथेटिकल कॉस्मिक बॉडी के, एंड दैट वाज ए ब्लैक होल, जिसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए सर स्टीफन हॉकिंग अपनी दिन रात एक कर रहे थे। अब इस खोज के बाद ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बहुत सी स्टडीज का सेंट्रल पॉइंट रहा। इवन साल 1970 में लॉन्च होने वाला उहुरु स्पेसक्राफ्ट के तो मेन गोल्स में से एक था सिग्नस कॉन्स्टलेशन में मौजूद इस मिस्टीरियस सिग्नस X1 ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। मगर क्या आपको पता है कि जहां पूरी दुनिया जानती थी कि सिग्नस X1 एक ब्लैक होल है, वहीं सर स्टीफन हॉकिंग ये जानते हुए भी इस चीज पे शर्त लगाई हुई थी कि सिग्नस एक ब्लैक होल नहीं है। पर आखिर क्यों? ये सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि जीनियसेस आखिर जीनियस क्यों होते हैं। वेल देखो, इस किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था कि उन्होंने साल 1975 में जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट किप थॉर्न से शर्त लगाई थी कि सिग्नस X1 ब्लैक होल नहीं है, तो वो और थॉर्न दोनों ही इस बात को लेकर श्योर थे कि X1 एक ब्लैक होल ही है। मगर हॉकिंग ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया ताकि इन केस अगर वो गलत साबित हो जाते हैं ना, तो वो एटलीस्ट अपनी बाकी बची जिंदगी इस शर्त जीतने की खुशी और इसके फाइनेंशियल गेन को लेकर जी सकेंगे। वेल देखो, ऐसा इसीलिए क्योंकि सर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी ब्लैक होल्स को दे दी थी, और इन केस अगर ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस साबित नहीं होती तो सर स्टीफन हॉकिंग की जीवन भर की मेहनत और रेप्यूटेशन पानी में चली जाती। साल 1975 से 1988 तक बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हो गई जिन्होंने सिग्नस को ऑलमोस्ट ब्लैक होल कंफर्म कर दिया था। बट साल 1990 में जब और ऑब्जर्वेशनल डेटा आने के बाद दोनों सर्टेन हो गए कि हाँ, सिग्नस X1 एक ब्लैक होल ही है, तब बिना समय गवाए स्टीफन हॉकिंग थॉर्न के कार्टेक वाले ऑफिस में गए और शर्त हारने का एग्रीमेंट साइन किया। और वो शायद पहली बार होगा जब कोई शर्त हारने पे इतना खुश हुआ होगा। देखो, यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हैं ना कि अगर एक साल भी कोई बैठकर समझे ना उसे, तो वो भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। और तो और हमारी लाइफ में भी काफी कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है जो कभी हमारे हाथ में होती है तो कभी नहीं होती। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके की है। कभी सब बढ़िया चलता है तो कभी ऐसे गिर जाते हैं जैसे पूछो मत। हमारी छोटी छोटी डिसीजन हमारे लाइफ को पलट कर रख सकती है। अभी हाल ही की बात बताता हूँ, मेरे काफी सारे दोस्तों की ना एक ही प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रही है या इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। 30 40 इंटरव्यूज एक महीने में दिए जा रहे हैं बट कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जॉब नहीं कन्वर्ट हो रही है। अब इसकी वजह से कितनों को फाइनेंशियल इश्यू फेस करना पड़ता है। और तो और आजकल के बच्चों में अलग ही ट्रेंड है, उनके रिलेशनशिप्स के इश्यूज खत्म ही नहीं होते हैं। दिन भर बस एक ही चीज, ओवर थिंक ही करते रहते हैं। आखिर उनकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा ना, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, बस यही सोचते सोचते रह जाते हैं। अब यूजुअली मैं ये सब डिस्क्लोज नहीं करता, बट अभी हाल ही में मैं अपना खुद का घर बनाने का सोच रहा था। अब सबका सपना होता है कि वो अपना खुद का ड्रीम हाउस बनाए, और पूछो मत इतनी दिक्कतें कि क्या बताऊं। कभी बजट इशू, कभी लोकेशन इशू, कभी ओनर के इश्यूज, काफी पैसे भी डूबे इस चक्कर में। अब इन सब के चलते वक्त ना मुझे एक ऐप मिला, एस्ट्रोटॉक। अब मेरी वहां पर बात हुई एस्ट्रोलॉजर प्राची से और उनसे बात करके मेरा सारा मैटर सॉल्व हो गया और आज मेरे दोस्त सब बढ़िया चल रहा है। मतलब आप भी वहां पर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हो, जो चाहे डाउट्स हो, जो प्रॉब्लम्स हो, जैसा हो आराम से बात करो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर के बारे में, जॉब नहीं मिल रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी हो, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, बात करके देखो 100% सोल्यूशन मिलेगा। मतलब इतनी क्लैरिटी और डायरेक्शन मिल जाएगा कि क्या डिसीजन लेना है वो समझ में आ जाएगा। और तो और आप जो सिंगल्स है उन्हें बस ये जानना होता है कि कब उनके लाइफ में एक अच्छी पार्टनर आएंगी, कब रिलेशनशिप आएंगे, किसके साथ आएंगे, और वो दिन भर यही सोचते रहते हैं।
है कि नहीं? इसलिए बेटर है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे लिंक से पहली चैट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, एंड दैट इज हाउ ह्यूमन हिस्ट्री के पहले ब्लैक होल की खोज हुई। हालांकि ये ब्लैक होल ना इतना हार्ड टू ऑब्जर्व नहीं था, खास करके आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि ये ब्लैक होल एक ऐसे बाइनरी सिस्टम में बंधा था जो अपने डोनर स्टार HDE 226868 से मैटर लेने के कारण ऑब्जर्वेशन के वक्त स्पेस में ग्लो करते हुए विजिबल हुआ करता था और इसकी एक्रीशन डिस्क साफ साफ दिखाई पड़ती थी। एक्रीशन डिस्क वही ब्लैक होल के सेंटर के राउंड दिखने वाली सर्कुलर लाइट होती है जो तब क्रिएट होती है जब ब्लैक होल आसपास मौजूद मैटर को कंज्यूम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल सेजिटेरियस ए स्टार के चारों तरफ दिखने वाली ये ऑरेंज लाइट है ना, उसकी एक्रीशन डिस्क की वजह से ही क्रिएट हुई है। मगर व्हाट इफ कि कोई ब्लैक होल ऐसी पोजीशन में मौजूद हो जब वो ना तो किसी मैटर को फीड कर रहा हो और ना ही किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास हो, जिससे कि उसके चारों ओर एक्रीशन डिस्क फॉर्म हो सके। वेल, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्निकली एक ऐसे ब्लैक होल की जिसके आसपास केवल वॉइड और वॉइड ही मौजूद हो और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में उसे कैसे ऑब्जर्व और डिस्कवर किया जाएगा? वेल, रिसेंटली वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही ब्लैक होल को खोज निकाला है जो धरती से महज कुछ ही लाइट ईयर्स दूर था, मगर बिना किसी एक्रीशन डिस्क के इतनी ज्यादा डार्कनेस में कि उसे कभी पहचाना ही नहीं जा पाया, जब तक कि कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ। धरती से करीब 1926 लाइट ईयर्स दूर अकीला कॉन्स्टेलेशन में जब एक जायंट स्टार को गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व कर रही थी, तभी उसने उसके साथ में एक वोबल नोटिस किया। अब ये वोबल कुछ इस तरह की थी कि जब ये स्टार अपने ऑर्बिट के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आता था, तभी इसकी मूविंग स्पीड काफी तेज हो जाती थी, जैसे किसी एक्सटर्नल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट द्वारा अप्लाई किए गए ग्रेविटेशनल पुश की वजह से इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया हो। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग, इस तरह के मैसिव ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा ग्रेविटेशनल पुश सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दे सकता है ना जिसकी खुद की ग्रेविटेशनल पावर बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को एक्सीड करे। एंड यू नो हु इज द बॉस हियर व्हेन इट कम्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि ब्लैक होल्स तो अपने अंदर चीजों को निगलने के लिए मशहूर है, राइट? फिर आखिर वो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कैसे दे सकता है? वेल, इसके पीछे है ब्लैक होल की फिजिक्स का एक अनहियर्ड फैक्ट। देखो, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का एक बाउंड्री पॉइंट होता है इवेंट होराइजन, जिसके अंदर जाने के बाद इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। मगर इसी बाउंड्री के बाहर के एनवायरनमेंट में ब्लैक होल्स इंटेंस टाइडल फोर्सेस जनरेट करते हैं व्हिच कैन आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन दिस वोबल। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप गौर से देखेंगे तो इस एनिमेशन में आपको जो प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास या बैरी सेंटर है, एक ऐसा पॉइंट जिसका चक्कर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स काटते हैं। और अगर आप हमारे वीडियोस देखते आए हैं तो बैरी सेंटर का कॉन्सेप्ट तो आप बखूबी जानते होंगे। देखो, बैरी सेंटर बेसिकली तब क्रिएट होता है जब दो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत मैसिव हो और उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाला ऑब्जेक्ट बहुत लाइट, तो हैवी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी एक तरफा लाइट ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ उछालती रहती है, लाइक अर्थ एंड सन। नाउ अनलाइक दिस, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स अच्छे खासे मैसिव हो ना, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और रिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट क्रिएट हो जाता है जिस पॉइंट के अराउंड दोनों ही हेवियर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं। और इस वाले केस में भी यही हाल है। देखो, ये स्टार ना अपने नॉर्मल ऑर्बिट को ही फॉलो करता है, जिसमें एट फारदेस्ट ये अपने ब्लैक होल से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जाता है, जो कि सूरज और नेपच्यून के बीच की दूरी के इक्विवेलेंट है। एंड एट क्लोजेस्ट अप्रोच ये दोनों एक दूसरे के उतने ही करीब आ जाते हैं जितना कि सूरज और जुपिटर के बीच की डिस्टेंस होती है। जब ये स्टार इस ब्लैक होल के काफी क्लोज आ जाता है, तब ये ब्लैक होल इसे अपनी ग्रेविटी से और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जिस वजह से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता तो है, बट फॉर्चुनेटली ब्लैक होल के अंदर जाने से बच जाता है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टडी वाज कि इसका डेटा काफी वक्त से गाया के आर्काइव में पड़ा हुआ था, एंड येट इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये ब्लैक होल आंखों से कभी भी विजिबल ही नहीं रहा। बट आफ्टर कंफर्मिंग एवरीथिंग, इसे नाम दिया गया गाया BH3, एंड देयर वाज एवरीथिंग एक्सेप्शनल विद इट, स्पेशली इसकी डिस्कवरी। क्योंकि ये ब्लैक होल विजुअली नहीं देखा जा सकता था, इसीलिए इसके बारे में डिटेल्स पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था इसके कंपेनियन स्टार को स्टडी करना और उसके कॉम्पोजिशन और एक्शंस को देखते हुए BH3 के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना। अब इसी एनालिसिस के लिए जब ESO के वेरी लार्ज टेलीस्कोप में मौजूद अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल AKL स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट एज नॉन एज UVES इंस्ट्रूमेंट से कंपेनियन स्टार की प्रॉपर्टीज निकली, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को जब गाया के डेटा के
साथ कंबाइन किया गया तो रिसर्चर्स ने इसका बड़ा ही प्रीसियस मास कैलकुलेट किया विच वाज अराउंड 33 सोलर मासेस एंड दिस इज ह्यूज, क्योंकि इस मास का स्टेलर ब्लैक होल ना खास करके पृथ्वी के इतने पास कभी भी पाया नहीं गया था। अभी तक के डेटा के हिसाब से जो ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीब पाया गया था वो था गाया BH1, जिसका वजन करीब 10 सोलर मासेस के बराबर था और ये धरती से अप्रोक्सीमेटली 1561 लाइट ईयर्स दूर था। नाउ कंपेयरिंग टू दिस, BH3 ना सिर्फ मानव इतिहास में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्टेलर ब्लैक होल है, बल्कि अभी के हिसाब से धरती का सेकंड क्लोजेस्ट ब्लैक होल भी है। हालांकि ये मास इस ब्लैक होल की औकात के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी पाया गया। रीजन बीइंग, इस सिस्टम में जो कंपेनियन स्टार ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, वो इतना ज्यादा मैसिव और जायंट नहीं है कि उसकी या फिर उसके हाइपोथेटिकल कंपेनियन के डेथ से इतना पावरफुल ब्लैक होल क्रिएट हो पाए। सो द क्वेश्चन वाज कि इस वाले ब्लैक होल के पास इतना ज्यादा मास आया कहां से? वेल, ये फिगर आउट करने के लिए ना रिसर्च मेथड को थोड़ा ट्विस्ट किया गया और स्टार के कंपोजिशन में और इन डेप्थ घुसा गया, जहां इस सवाल का जवाब छिपा हुआ था। नाउ एज पर थियरी, ये ब्लैक होल ना किसी ऐसे स्टार के कोलैप्स होने की वजह से बना होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बहुत कम ही हैवी एलिमेंट्स या मेटल्स मौजूद होंगे। नाउ ये मेटल पुअर स्टार्स जनरली अपनी लाइफ टाइम में किसी मेटल रिच स्टार के साथ कंपैरेटिवली कम मास लूज करते हैं, जिस वजह से इनकी डेथ या यूं कहे कि इनके कोलैप्स के वक्त इनकी मास रिटेंशन रेट काफी ज्यादा होता है एंड हेंस ये अपने ओरिजिनल मास के कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। अब इस हाइपोथेसिस से रिलेटेड बहुत कुछ पता लगाना बाकी है, पर कितनी ताज्जुब की बात है ना कि हमारे इतने पास एक जायंट मॉन्स्टर मौजूद था और हमें पता ही नहीं चल पाया। क्या पता इससे भी पास में कोई और ऐसा ब्लैक होल मौजूद हो जिसके आसपास कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल स्टार मौजूद ही ना हो और उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि अब तक उसकी एक्रेशन डिस्क ही फॉर्म नहीं हुई होगी। वैसे क्या आपके हिसाब से ऐसा कोई हिडन ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हो सकता है, या फिर क्या पता प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल ही हो? क्या ऐसा हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में जिसे लैब में यहाँ अर्थ पर ही क्रिएट किया गया था। ये ब्लैक होल क्वांटम स्टेट में क्रिएट किया गया था, लेकिन इसे हम विजुअली देख भी सकते हैं और ये ब्लैक होल के सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है। पर आखिर ये ब्लैक होल बनाया कैसे गया और आखिर इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी? यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।